चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लें। फॉर्मेलिटी का क्या डेफिनेशन उसको लिख लिया जाए। फॉर्मेलिटी का अगर डेफिनेशन देखें तो हम लोग को सिंपली कहा जाता है नंबर ऑफ 4 मोल, नंबर ऑफ सॉल्यूट सॉरी, amount of solute in 4 mole present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution is called as फॉर्मेलिटी। ध्यान दिया जाए तो यूनिट ऑफ फॉर्मेलिटी अगर हम लोग बात करें, यूनिट ऑफ फॉर्मेलिटी अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सिंपली बोलेंगे 4 मोल पर लीटर। हम लोग इसको बोलेंगे 4 मोल पर लीटर। ध्यान रखना है। फॉर्मूला की अगर बात करें तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अगर देखें तो हम लोग वही लिखेंगे 4 मोल ऑफ सॉल्यूट, 4 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना है। चलो दूसरा पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को ध्यान रखना है, 4 मोल नहीं तो हम लोग केयर करना है कि मोल इज डिफाइंड, मोल इज डिफाइंड फॉर कोवैलेंट, for covalent compounds. Mole is defined for covalent compounds and 4 mole is defined for ionic compounds. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू ऑफ मोल एंड 4 मोल इज सेम। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान ये रखना है कि अगर यही हम लोगों का फॉर्मुलिटी लिखें सेम एज अगर हम मोलारिटी लिखते तो मोलारिटी के लिए यही फॉर्मूला हम क्या लिखते, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नहीं तो वो जनरली डिफाइंड होता है किसके लिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए। मोल डिफाइंड है कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए और 4 मोल डिफाइंड है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। बस यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मोल और वैल्यू ऑफ 4 मोल सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। देख लीजिए। आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल है, जैसे मोलारिटी के लिए मोल पर लीटर होता है वैसे ही फॉर्मुलिटी के लिए 4 मोल पर लीटर होता है। बस यही अंतर है। मोल को ही 4 मोल कहा जाता है। अंतर क्या है हम लोगों को कि मोल कोवैलेंट कंपाउंड के लिए है और 4 मोल आयनिक कंपाउंड्स के लिए है। जैसे आप आगे चल के पढ़ोगे चैप्टर सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में आपको मिलेगा जैसे कोवैलेंट कंपाउंड्स में भी डिफेक्ट पाया जाता है, दोष नहीं, तो वहां पर कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए आपको डिफेक्ट पढ़ाया जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऐसे पढ़ाया जाएगा। और वही जब आयनिक कंपाउंड्स का डिफेक्ट पढ़ाया जाएगा तो आपको उसमें नाम बोला जाएगा शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट।
बस में है ना। तो डिफेक्ट सेम ही रहते हैं, बस अंतर हो जाता है कि जब आयनिक कंपाउंड्स होंगे तो उनके लिए नाम अलग हो जाएगा और कोवैलेंट कंपाउंड्स का नाम अलग होगा। अंतर ये होता है क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड बनने का तरीका क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स। बस में है ना। तो दोनों की प्रॉपर्टीज में अंतर जाता है। जनरली कोवैलेंट कंपाउंड्स या तो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं या गैसियस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड मैक्सिमम आप देखिएगा तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बस में है ना। तो उनके प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसलिए कुछ कुछ नाम बस चेंज होता है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो यहाँ से देखा जाए तो हम लोग केमिकल यूनिट कंप्लीट किए, नहीं फिजिकल यूनिट हम लोग कंप्लीट हो गया और केमिकल यूनिट हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखें अगर तो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है सॉल्यूशन, नहीं ये चैप्टर हम लोग का क्या चल रहा है, सॉल्यूशन। नहीं तो इसमें एक टॉपिक आपका है कि अगर आपको कोई सॉल्वेंट दिया जाए और आपको एक सॉल्यूट दिया जाए, नहीं तो आपको बताना होगा कि अगर कोई सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है, नहीं तो इस सॉल्वेंट में कौन कौन सा सॉल्यूट घुल सकता है। जैसे मान लो हम वाटर तुमको दे दे, नहीं वाटर दे दिए और वाटर दे के और तुमको बोले कि बाबू वाटर है और तुमको बेंजीन दिया गया C6H6, तो बताओ बेंजीन जो है ये वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, पूछा जाएगा। नहीं ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ध्यान रखना है। तो ऐसे ही बेंजीन CCl4 दे दिया और बेंजीन दे दिया और आपसे बोलेगा कि बताओ CCl4 जो है ये बेंजीन में सॉल्युबल है या नहीं है। बात समझ आ रहा है ना, यानी कौन सा मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल में सॉल्युबल है, नहीं ये अब हमको पहचानना है। ठीक, तो इसको पहचानने के लिए आपका कुछ बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक का मतलब है कि एक टॉपिक होता है क्लास 11 में हम लोग को मिलता है केमिकल बॉन्डिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखना है, अगर डाइपोल मोमेंट हम समझते हैं तो डाइपोल मोमेंट के मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है किस मॉलिक्यूल में घुलेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट हम लोग क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट किसी का भी क्लियर नहीं है, मान के चल ना। चलिए, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट किसी का भी क्लियर नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ध्यान रखना है। थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट पढ़ लेंगे हम लोग तो हम लोग को समझ में आने लगेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल किसमें सॉल्युबल है और कौन सा मॉलिक्यूल किसमें सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक, तो थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, ध्यान रखना है। चलो, तो अगला टॉपिक हम लोग का है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट। चलो, डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग ध्यान दें। देखो तो डाइपोल मोमेंट क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेड बाई म्यू। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, म्यू। ध्यान रखना है, यहां से म्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ है, म्यू बराबर लिखा हुआ है Q क्रॉस D। म्यू बराबर क्या लिखा हुआ है, Q क्रॉस D। ध्यान रखना है, यहां पर जो Q है इस Q का मतलब लिखा हुआ है EN डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। यहां पर Q का मतलब लिखा हुआ है EN डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। EN डिफरेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। अगर EN डिफरेंस हम कहीं लिखे हुए हैं तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ठीक। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग को बोला कि डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू का फॉर्मूला है Q क्रॉस D, जहां पर Q का मतलब है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। ठीक, अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे बहुत लोग जानते भी होंगे, थोड़ा समझ लें। देखा जाए, जैसे मान लो आपको दो एटम दिए गए हैं A और B और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड यहाँ पर खींचा गया है, नहीं और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर एक बॉन्ड हम लोग खींचा गया है। अब इन दोनों में हम मान लेते हैं कि ये जो एटम है A, ये हम लोगों का है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव और इसको हम मान लेते हैं मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। नहीं, अब अगर देखा जाए तो ये जो बॉन्ड बना है इस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, दो। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन, दो। एक इलेक्ट्रॉन किसका है, A का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, B का। नहीं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अभी हम बीच में रखे हैं, इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, नहीं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन A का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, B का है। ध्यान रखना है, दोनों इलेक्ट्रॉन अभी बीच में है, लेकिन चूंकि B मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है।
बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब बॉन्डेड पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड तो इनके बीच में रहेगा, लेकिन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन जो बीचों बीच होने चाहिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब कहाँ चले आएंगे, बी के ज्यादा नजदीक चले आएंगे, जिसके कारण बी पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाने के कारण इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से बोलते हैं, जैसे मान लिया कि दो आदमी थे और दोनों आदमी मिलके 50,000 मिलाकर एक बाइक खरीद लिए, 1 लाख का एक बाइक खरीद लिए। नहीं, अब 1 लाख का बाइक खरीदे, लेकिन 1 लाख के बाइक दो दोस्त मिलाकर खरीदे। एक दोस्त मजबूत था हर चीज में और दूसरा दोस्त क्या था, कमजोर था। तो जो एक दोस्त जो मजबूत था वो भी 50,000 मिलाया था, और जो कमजोर था वो भी 50,000 मिलाया था। 1 लाख का बाइक किना गया, लेकिन जो दोस्त मजबूत था वो दोस्त क्या कर रहा है कि हमेशा बाइक अपने ही पास रख रहा है, नहीं हमेशा अपने ही घुमा रहा है, ध्यान रखना है। तो अगर वो मजबूत है नहीं और हमेशा बाइक वही घुमा रहा है, तो बाइक के मामले में वो धनी हो गया और बाइक के मामले में आप क्या हो गए, गरीब हो गए। मिलाया भी 50,000 थे, मिलाया वो भी 50,000 था, तय हुआ था शुरू में नहीं कि भाई हफ्ता में 3.5 दिन तुम और 3.5 दिन हम, 7 दिन होता है ना भाई, नहीं तो 3.5 दिन का तय हुआ था, ध्यान रखना है। लेकिन हुआ क्या, जो मजबूत पड़ रहा था नहीं वो हमेशा बाइक अपने ही पास रखे हुए, अरे दे रहे हैं यार, तुमको क्या जरूरत है, हम तो नहीं घुमा के आ रहे हैं, बस में आ रहा है। तो उस केस में हुआ क्या कि बाइक उसी के पास ज्यादा रहने लगा, नहीं तो वो बाइक के मामले में धनी लगेगा उसी का बाइक है, ध्यान रखना है। सेम एज यहाँ पर दो एटम मिलकर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग की और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिए। दोनों में तय हुआ कि इलेक्ट्रॉन बीचों बीच होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को बीचों बीच होना चाहिए था नहीं, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद जो बी था वो चूंकि ताकतवर था तो अपना रूप दिखाने लगा, नहीं जिसको हम बोलते हैं अपना जात दिखाने लगा, नहीं होता है, बस में रहा है। तो ये अपना रूप दिखाने लगा, चूंकि ताकतवर था तो ये क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन, इसमें बी का एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ए का है, लेकिन बी चूंकि ताकतवर था तो वो किया क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगा। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा तो बी का इलेक्ट्रॉन भी उसके पास चला गया और ए का इलेक्ट्रॉन जो था वो भी बी के पास चला गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, ए से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो ए पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और अगर ए का इलेक्ट्रॉन बी के पास जाएगा तो बी पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। सिंपल सी बात है। हाँ, यहाँ पे कंप्लीट नहीं छीना गया है, जैसे बी जो है ये कंप्लीट नहीं छीना है, इसीलिए हम लोग बोले हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बोले हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर बी कंप्लीटली छीन लेता तब बी पर कंप्लीट माइनस और ए पर कंप्लीट प्लस आता, ध्यान रखना है। तो ये अभी पूरा छीना नहीं गया है, पूरा बॉन्ड टूटा नहीं है, बी थोड़ा सा ज्यादा खींच लिया, यानी हफ्ता में आपको 7 दिन में 2 दिन बाइक मिल रहा है, बस में है ना। तो इसलिए आप पूरा गरीब नहीं हुए हैं, थोड़ा सा गरीब हुए हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज और इन पर निगेटिव चार्ज। इतना बात में दिक्कत है, ठीक। तो इस कहानी को समझने से क्या मिला, हम लोग को ये पता चला कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक एटम का टेंडेंसी है, नहीं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का। यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर डेफिनेशन दें तो हम लोग को बोला जाता है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है हम लोग का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट bonded pair electrons towards itself। जैसे पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल में 118 गो तत्व है ना भाई। एलिमेंट की बात करें तो कितने एलिमेंट है, 118। अब उसमें कुछ आर्टिफिशियल भी हैं और कुछ नेचुरल भी हैं, तो मैक्सिमम आपका नेचुरल फॉर्म ही है, नहीं ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स को मेटल कहते हैं, कुछ एलिमेंट्स को नॉन मेटल कहते हैं और कुछ को मेटलॉइड्स भी कहते हैं कि नहीं? नहीं तो आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, जनरली क्या बोल रहे हैं, लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को
गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। अच्छा, यानी अगर दो चीज आपको दिया रहे, अगर मेटल और नॉन मेटल, आपसे कोई पूछे कि बताओ मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा कि नॉन मेटल का? नॉन मेटल का, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन मेटल का ज्यादा कि नॉन मेटल का? नॉन मेटल का। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग को कंपेयर करने के लिए आया कि भाई तुमको यहाँ से मेटल दिया हुआ है कोई, और यहाँ से तुमको दिया हुआ है नॉन मेटल, नॉन मेटल तुमको दिया हुआ है, और कोई बोलता है कि इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेयर करो, तो तुम कहोगे कि भाई नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है, मेटल की क्या होती है? कम होती है। बिकॉज नॉन मेटल हैव मोर टेंडेंसी टू गेन और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, एंड मेटल्स हैव लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक। साथ साथ ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपको दो नॉन मेटल आ जाएगा। एन एम का मतलब क्या है? नॉन मेटल, और फिर एक दे दिया गया नॉन मेटल एन एम। तो ये मान लो नॉन मेटल फर्स्ट है, ये नॉन मेटल सेकेंड है। ध्यान रखना है। तो नॉन मेटल में भी तो बहुत सारे नॉन मेटल हैं। ध्यान रखना है, नॉन मेटल में भी बहुत सारे नॉन मेटल हैं भाई, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल हैं, है ना? नहीं, ऑक्सीजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल। अब दो अगर नॉन मेटल दे दे तो उसमें कैसे कंपेयर करेंगे? ध्यान रखना है कि कौन भाई ज्यादा ताकतवर, कौन कम ताकतवर। ध्यान रखना है। तो उस केस में आपको केयर करना होगा कि जनरली जिस नॉन मेटल का साइज छोटा होता है, जिस नॉन मेटल का साइज क्या होता है? छोटा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। उसकी इलेक्ट्रोनिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मान लो फ्लोरीन लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 1s2 2s2 लिखते हो आप, तो लास्ट वाला ही ना आता है जी, 2s2 2p5। इसका लिखोगे तो क्या आएगा? 3s2 3p5। हम सिर्फ लास्ट वाला लिखे, नहीं जैसे आपने लिखते हो 1s2 2s2 ऐसे लिख के, तो 1s2 2s2 2p5, तो ये 9 हो जाएगा आप गिनोगे तो। नहीं, 17 गिनना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लास्ट में यही आएगा। नहीं, तो आप ध्यान से देखोगे तो फ्लोरीन के पास यहाँ ऑर्बिट जो लिखा गया है, ये दो जो है, ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके पास ऑर्बिट कितने हैं? 2। इसके पास ऑर्बिट कितने हैं? 3। तो अगर तुम फ्लोरीन का फोटो बनाते हो तो फ्लोरीन के पास ऑर्बिट 2 हैं, और अगर क्लोरीन का फोटो बनाओगे तो इसके पास ऑर्बिट 3 आएंगे। ये तुम्हारा फ्लोरीन है और ये तुम्हारा क्लोरीन है। नहीं, अब इसके पास हम एक इलेक्ट्रॉन यहां डाल दें और इसके पास हम यहां एक इलेक्ट्रॉन डाल दें, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। नहीं, अब देखो तो इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी क्या है? कम है। इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी क्या है? ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो यहां पर अगर दूरी, यहां पर अगर दूरी हम लोग क्या है? कम है, तो यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहां पर दूरी ज्यादा है तो यहां पर अट्रैक्शन कम होगा। नहीं, क्योंकि आप तो कूलम्स लॉ पढ़ते हैं ना भाई, F = Q1 K Q1 Q2 बटा R²। नहीं, तो निश्चित रूप से डिस्टेंस पर डिपेंड करता ही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। बिल्कुल फैक्ट बात है। साथ साथ आप ये भी समझते हैं कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ रिपल्सन ये करेंगे। नहीं, लेकिन यहाँ रिपल्सन करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो एटॉमिक नंबर 9, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 9 गो और प्रोटॉन भी 9 गो। तो इसमें रिपल्सन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कम है और यहाँ पर रिपल्सन करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो ओवरऑल जब निकाला जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जब चेक किया जाता है, तो आपको फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा मिलती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम मिलती है। कुछ समझ में आया? तो एक तो कंफ्यूजन है ही नहीं। क्या मेटल और नॉन मेटल में कोई पूछता है कि कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव? तो नॉन मेटल मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब पूछता है तो हम लोग को मतलब ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी एटम के अंदर पाई जाती है, उसी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। नहीं, मेटल नॉन मेटल में नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगी, मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिटी कम होगी। एक कॉन्सेप्ट ये आया। दूसरा, अगर दो नॉन मेटल दिए जाएं तो जनरली साइज कंपेयर कर लो। नहीं, जिनका साइज छोटा होगा उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। याद रहेगा? ठीक है। तो ये मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट हम बता दिए। इलेक्ट्रोनिटी भी आपका पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है जो आपकी आप क्लास 11th में मिलता है आपको। इतना में दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़ सकते हैं ना? कौन वाला सर? यहां पर देखिए तो ये वाला जो दूरी है इस इलेक्ट्रॉन से और न्यूक्लियस के बीच की, यहाँ की जो दूरी है और ये वाला जो दूरी है,
इस दूरी में और इस दूरी में कौन सा दूरी ज्यादा दिख रहा है आपको? नीचे वाला दूरी ज्यादा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, नहीं तो बताओ अट्रैक्शन फोर्स यहां पर ज्यादा होगा कि अट्रैक्शन फोर्स यहां पर ज्यादा होगा? ऊपर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, नीचे अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मेन मतलब है इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन। नहीं तो अट्रैक्शन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा अट्रैक्शन घटेगा, नहीं अट्रैक्शन घटेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान भी घटेगा। चलो आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग यहां पर थे, Q का मतलब हमको समझना था, तो Q का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म आया तो थोड़ा सा हम बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे D लिखा हुआ है, तो जो D है इसका मतलब लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स। अब जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो तुम्हारे पास कार्बन और फ्लोरीन दिए गए हैं, मान लो ऐसे ही कार्बन और फ्लोरीन दिए गए हैं, दो एटम्स हैं। नहीं, अब कार्बन और फ्लोरीन में अगर देखा जाए तो किसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी? बताइए, कार्बन की कि फ्लोरीन की? कार्बन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी या फ्लोरीन की कम होगी? अच्छा देखते हैं, देखो तो अगर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, थोड़ा सब में क्लियर कर लेना है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझना जरूरी है। अच्छा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में एक पॉइंट तो समझ में आ गया, हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख ही दें तो फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा ही। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में एक पॉइंट समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोनिटी लिखा जाए तो इसका मतलब हम लोग को अट्रैक्शन टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट में समझ रहे हैं। दूसरा, हम लोगों को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए केयर करना था, नहीं तो एक तो हम उधर लिख चुके हैं नॉन मेटल्स और मेटल्स वाला। ठीक है, हाँ, एक साइज वाला फैक्टर हम लिखे, हम क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और साइज में कैसा संबंध होता है? उल्टा। साइज अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कम होगा। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हम दिए थे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख दिए कि अगर फ्लोरीन दिया रहे और क्लोरीन दिया रहे तो क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इसके पास 3 ऑर्बिट होते हैं, इसके पास 2 ऑर्बिट होता है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, इसका कम होगा। इतना में दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा केयर करो, अभी हम लोग मान लो यहाँ से ले लेते हैं, जैसे हम ले लिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ले लिए। नहीं, अब तुम ध्यान से देखोगे तो कार्बन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आउटर वाला तो 2s2 2p2 होता है, इसका लिखोगे तो 2s2 2p3 होगा, इसका लिखोगे तो 2s2 2p4 होगा, और इसका लिखोगे तो 2s2 2p5 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा देखो तो सबके पास ऑर्बिट, देखो इसका भी ऑर्बिट नंबर क्या लिखा है? 2 2 2 2। अच्छा 2, यानी ये सबके पास ऑर्बिट कितना है? 2। अगर तुम कार्बन का भी फोटो बनाओगे तो कार्बन के पास भी ऑर्बिट कितना होगा? 2। फ्लोरीन का भी फोटो बनाओगे तो फ्लोरीन के पास भी ऑर्बिट कितना होगा? 2 होगा। नहीं तो अगर तुमको दो ऐसे एटम मिल गए, कार्बन और फ्लोरीन, तुमको दो ऐसे एटम मिल गए जिनका साइज सेम है, नहीं ऑर्बिट नंबर इसके पास भी या इसके पास भी ऑर्बिट नंबर सेम आ गया, नहीं तो जब दो एटम ऐसे मिल जाए, दो ऐसे नॉन मेटल मिल जाए जिनके पास ऑर्बिट सेम हो जाए, तो उस केस में डिसाइड करता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या डिसाइड करेगा? न्यूक्लियर चार्ज। चलो इसके न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होगा? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, तो यहां पे इसके पास कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 9। नहीं तो अब यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, नहीं तो डिस्टेंस तो आप कहोगे कि सर डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम ही होगा, नहीं सेम होगा क्या? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी जितना यहां पर है उतना ही दूरी यहां पर भी होगा, क्योंकि दोनों का साइज सेम है भाई, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, ध्यान रखना है। तो अगर साइज कार्बन का और फ्लोरीन का अप्रोक्सीमेटली सेम है तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर इलेक्ट्रॉन को आ रहा है तो इससे और इसकी दूरी सेम है, तब डिपेंड करेगा कि किसके न्यूक्लियस के पास चार्ज ज्यादा है। ध्यान रखना है, जब भी साइज सेम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है, ध्यान रखना है। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी ज्यादा। सिंपल है। नहीं तो बताओ 6 प्रोटॉन ज्यादा ताकत से खींचेगा कि 9 प्रोटॉन ज्यादा ताकत से खींचेगा? 9 प्रोटॉन ज्यादा ताकत से खींचेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होगा और कार्बन का इलेक्ट्रोनिटी कम होगा।
इसीलिए हम लोग कहा जाता है कि जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। ध्यान रखना है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। कुछ समझ में आया? इसमें दिक्कत है नहीं? तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट हम लोग को मिला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज के। लेकिन आपको केयर करना होगा कि न्यूक्लियर चार्ज आप कंसेप्ट तभी लगाइएगा, ये कंसेप्ट आप तभी लगाइएगा जब दिए गए एटम्स का साइज सेम हो। नहीं, ये कंसेप्ट कब लगाएंगे? व्हेन गिवन एटम्स हैव सेम साइज, व्हेन गिवन एटम्स हैव approximately सेम साइज। बोलो, इतना में दिक्कत है क्या जी? अच्छा, यहाँ पे नियन लिख देते हैं हम। यहाँ पर अगर नियन लिखते, नहीं, अब किस लिए सबसे ज्यादा? यहाँ पे हम लिखे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नहीं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना? 10। तो अब बताओ, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज्यादा? बोलिए। फ्लोरीन का। नियॉन का नहीं, नियॉन के पास 10 को आ गया है, नोबल गैस है। हाँ हाँ, सही बात है। नियन जो है वो क्या है? इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। उनको ना इलेक्ट्रॉन देने में टेंडेंसी है और ना ही उनको लेने की टेंडेंसी होती है। यानी उनका कोई में इंटरेस्ट नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्ट है और ना इलेक्ट्रॉन को लेने में इंटरेस्ट है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो जो लोग बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं, जो रिएक्शन नहीं करते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइन नहीं है। बस में है ना? तो ये बात ध्यान रहे, जैसे हीलियम आ जाए, नियन आ जाए, आर्गन आ जाए, क्रिप्टन आ जाए, तो इनके लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइन नहीं है। ध्यान रखना है, क्योंकि वो लोग बॉन्ड फॉर्मेशन करते ही नहीं है। चलो, इतना बात में दिक्कत। आगे बढ़े। तो पीरियोडिक टेबल में जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू इंक्रीज करता है, और पीरियोडिक टेबल में जब भी ऊपर से नीचे आइएगा, नहीं, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है। ध्यान रखना है। नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे जब आते हो तो साइज इंक्रीज करता है। तो जब भी साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनिटी डिक्रीज करेगा। तो छोटा सा पॉइंट है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यूज में आएगा बार बार। नहीं, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोनिटी हम लोग डिटेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा केयर कीजिएगा। देख लीजिए, इसमें कहीं दिक्कत हो तो बोलिए। कोई कंफ्यूजन हो दिमाग में या कुछ भी दिमाग में चल रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी के दिमाग में अगर कोई बात चल रहा हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। कुछ पूछना है? किसी को कोई पूछना हो सवाल पूछे चलिएगा। नहीं, ये नहीं कि आप मन में कोई सवाल मत रखिएगा, कुछ भी मन में आए सवाल पूछे चलिएगा। चलिए, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में लोगों को समझ में आया। अब हम देख रहे थे यहाँ पर दो एटम था, कार्बन था और फ्लोरीन था। नहीं, तो अब हमको समझ में आ गया कि कार्बन और फ्लोरीन दोनों का साइज सेम है। दोनों का साइज क्या है? सेम है। लेकिन जब दोनों का साइज सेम होता है तो न्यूक्लियर चार्ज दिखाया जाता है, यानी किसके न्यूक्लियस में चार्ज ज्यादा है, किसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है। तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और इसके पास 9 प्रोटॉन। नहीं, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कंफर्म है कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा, यानी ये होगा हमारा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, और फ्लोरीन हमारा होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होगा फ्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का। जब इनके बीच में बॉन्ड बना होगा तो तय हुआ होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन रखना कहाँ है? बीच में, क्योंकि शेयरिंग से बॉन्ड बना है। ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग। तो शेयरिंग में तय होता है कि भाई बीच में रखना है। नहीं,
एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। लेकिन बॉन्ड बनने के बाद फिर वही बात, फ्लोरीन अपना रूप दिखाने लगता है, सजात बोलने में ठीक नहीं लगता है, नहीं, ये अपना रूप दिखाने लगता है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ। तो जब मूव करेंगे तो कार्बन बॉन्ड फ्लोरीन, बॉन्ड नहीं टूट रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मूव कर गए फ्लोरीन की तरफ, जिसके कारण से फ्लोरीन पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये बार बार किया जाएगा, नहीं आगे अभी चैप्टर में हम लोग को ये बार बार आने वाला है। तो इसलिए हम जब भी अब निगेटिव पॉजिटिव लिखें तो समझ जाइएगा कि जिस पर भी निगेटिव लिखेंगे वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, और जिस पर भी पॉजिटिव लिखेंगे वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, ये समझ जाइएगा। चलिए दूसरे पॉइंट पर थोड़ा सा आ जाइए। यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, तो मान लीजिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ भी हम मान लेते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनिटी का वैल्यू कितना है 4, और इसकी इलेक्ट्रोनिटी का वैल्यू हम मान लिया ऐसा ही कि 2 है, नहीं तो ये इसके Q का वैल्यू हो गया, यानी ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, नहीं हम ऐसे ही मान लिए हैं, आर्बिट्री कुछ मान लिए। इसका ज्यादा है तो मान लिए 4, इसका कम है तो मान लिए से ही 2, नहीं ऐसे होता भी यही है, ठीक है। चलिए तो यहां से देखा जाए तो इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू 2, तो अगर हमको यहां पर Q का वैल्यू निकालना होगा तो Q का वैल्यू का मतलब क्या होगा, Q2 माइनस Q1, तो Q2 का मतलब कितना होगा 4 माइनस 2, ध्यान रखना है। तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा 2। तो यहाँ पर EN डिफरेंस का मतलब समझ में आ रहा है कि हम क्या कहना चाहते हैं, नहीं EN डिफरेंस का मतलब हुआ कि दो एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू आपको पता हो, नहीं जैसे इसका वैल्यू Q1 इसका वैल्यू Q2, तो अगर आपको Q का मान निकालना है तो Q का मतलब है EN डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, तो दो एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस आपको निकाल दोगे तो Q का मान निकल जाएगा। तो दो एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको वैल्यू Q2 Q1 का वैल्यू दिया रहेगा तो हम निकाल लेंगे, नहीं दिया रहेगा नहीं निकालेंगे। मेरी बात समझ आ रही है ना, क्योंकि 118 एलिमेंट है भाई, कितने एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिटी याद करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, बात समझ आ रहा है ना, नहीं तो ये वैल्यूज हमको दिए रहेंगे तो हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रोनिटी डिफरेंस। ऐसे मेरे दिमाग में मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आ चुका है कि भाई नॉन मेटल लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं मेटल्स लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव और नॉन मेटल्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये दिमाग में आ चुका है, और नॉन मेटल्स का भी डिसाइड हम लोग कर लेंगे मोटा मोटी। चलो, और D का मतलब डिस्टेंस, तो ये भी एक्सपेरिमेंटल होता है, ध्यान रखना है। यहां पर दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, नहीं इन दो एटम्स के बीच का ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड की जो लंबाई है, ये भी एक्सपेरिमेंटल होता है। ऐसा नहीं कार्बन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड हम खींच दिया कहे कि नाप के बताओ कितना सेंटीमीटर है, नहीं ये भी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ध्यान रखना है। यानी Q का वैल्यू और D का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, तभी आप म्यू का वैल्यू निकाल पाते हो। इतना समझ में आ रहा है, ठीक आगे बढ़ सकते हैं। ये दोनों ही एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, नहीं अब कौन आदमी कितना बदमाश है टेंडेंसी नापना है, नहीं समझ रहे हैं, टेंडेंसी है ना, इलेक्ट्रोनिटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ध्यान रखना है, ठीक है। तो टेंडेंसी जो है वो एक्सपेरिमेंटल ही मेजर किया जाएगा। चलो क्या लिख रहा है, डाइपोल मोमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पोलरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। अच्छा, डाइपोल मोमेंट जो है वो हमको मॉलिक्यूल के पोलरिटी के बारे में बताएगा, यानी डाइपोल मोमेंट हमें बताएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इसकी जानकारी वो देगा, ध्यान रखना है, ठीक। डाइपोल मोमेंट क्या बताएगा, मॉलिक्यूल की पोलरिटी, यानी वो हमें बताएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अच्छा, पोलर है नॉन पोलर है सर, इसका मतलब क्या हुआ, तो एक नॉर्मल सा मतलब ध्यान रखेंगे अभी फिलहाल के लिए। जब भी कोई नॉन पोलर बोलता है तो नॉन पोलर का एक मतलब ये भी होता है अनचार्ज्ड, नॉन पोलर का एक मतलब होता है अनचार्ज्ड, और पोलर का मतलब होता है चार्ज्ड, ध्यान रखना है। यानी हमें बताया गया है कौन सा मॉलिक्यूल चार्ज्ड है और कौन सा मॉलिक्यूल अनचार्ज्ड है, इसकी जानकारी ये देगा, ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे मालूम चलेगा भाई, तो कोई पूछा कि डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, ठीक है डाइपोल मोमेंट को म्यू से दिखाते हैं, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q क्रॉस D है, नहीं डाइपोल मोमेंट हमें बताता क्या है, तो डाइपोल मोमेंट हमें बताएगा कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बस में है ना, नहीं सिंपल है। जैसे नहीं एक आदमी को खड़ा कर दिया गया, वो बताएगा कौन आदमी अच्छा है और कौन आदमी खराब है, इसके अच्छा कैटेगरी में डालो, इसको बुरा कैटेगरी में डालो, बस में है ना। एक टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट के माध्यम से चेक किया गया, और चेक करके जिनका भी मार्क्स इतना आएगा भाई इनको अच्छा कैटेगरी, जिनका मार्क्स इतना आएगा उनको बुरा कैटेगरी, ऐसे डाला जाता है। वैसे ही डाइपोल मोमेंट केस में देख लो,
क्या लिख रहा है, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, अगर म्यू का मान 0 आ जाए, तो म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आप निकालने जाइए और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या आ जाए 0, तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकाले थे, क्यू गुना डी, नहीं कैसे भी करके अगर म्यू का मान 0 आ गया तो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, नॉन पोलर, मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। और अगर किसी मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट का मान आप निकालने जाओ और उसका मान 0 के बराबर नहीं आए, नहीं कुछ और आ जाए, ध्यान रखना है, तो वैसा मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। नहीं यहां से बता दिया भाई कि अगर डाइपोल मोमेंट का मान 0 तो इसका मतलब आप नॉन पोलर हैं, और अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं है तो आप कैसे मॉलिक्यूल हैं, पोलर मॉलिक्यूल हैं। पहचानना आसान है, पहचान सकते हैं। चलो अब कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, A2 टाइप मॉलिक्यूल, A2 मतलब Cl2, Br2, I2, H2, O2, नहीं ये सब है, ध्यान रखना है, ये सब क्या है, A2 टाइप मॉलिक्यूल, ध्यान रखना है। अच्छा Cl2 का लेते हैं, तो Cl बॉन्ड Cl ले लिए, नहीं अब तुमसे कोई बोले कि भाई Cl बॉन्ड Cl, ये Cl2 मॉलिक्यूल है, इसके लिए म्यू का मान निकालना है, तो म्यू बराबर फॉर्मूला हमको पता है Q गुना D, अगर इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कुछ भी मान लें कि इसका 3 होगा तो इसका 4 होगा, इसका भी 3 होगा, दोनों का सेम होगा, दोनों आइटम सेम है ना, नहीं तो यहां से हमको म्यू का मान निकालना होगा, तो Q का मतलब Q2 माइनस Q1, तो 3 माइनस 3 अगुना D तो कभी 0 हो नहीं सकता है भाई, नहीं तो यहां से आ गया 0 और गुना में D बराबर में क्या आ गया 0। अच्छा तो Cl2 मॉलिक्यूल पोलर कि नॉन पोलर, नॉन पोलर, ये बता दिया हमको कि Cl2 मॉलिक्यूल जो है वो कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, नहीं तो अच्छा Cl2 अगर नॉन पोलर है तो Br2 क्या पोलर होगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, कुछ भी यहां पर लिख दिया, A2 टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल लिख दिया क्या होगा, नॉन पोलर। कुछ समझ में आ रहा है, बोल सकते हैं ना। तो अब कोई कहेगा हमको, कोई बोल दिया H2 बताओ पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर, O2 पोलर की नॉन पोलर, नॉन पोलर, सीधे अब नाम सुनते ही बोल देंगे भाई पोलर की नॉन पोलर, इतना में दिक्कत। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत माइन्यूट का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग सेम होती है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान भी 2 और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान भी 2, तो अगर कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कोई कंपाउंड तुमको दे दिया जाए और तुमसे कहा जाए कि भाई इसके डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बताओ, तो क्या बताएंगे, 0। नहीं हमको यहां से कोई दे दिया CH4 का एग्जांपल लेते हैं, मान लो यहां पर कोई तुमको दे दिया CH4, यही है, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा 2 एटम के बीच में निकाला जाता है, पहले आपको इस 2 एटम को निकालना होगा, फिर इसका निकालना होगा, फिर इसका निकालना होगा, फिर इसका, 2 एटम के लिए, क्योंकि लिखा हुआ था Q का मान आप देखिएगा लिखा था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम्स, ऐसा लिखा गया था कि नहीं। तो अगर हम वो बोलता कि भाई कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी का मान भी 2 है और इसका इलेक्ट्रोनिटी मान 2 है, तो यहां पर पहले आप म्यू का मान निकालिए, तो क्या यहां पर म्यू का मान 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं क्योंकि 2 माइनस 2 जैसे ही करेंगे Q का मान 0 और 0 गुना D तो 0 ही ना आएगा, नहीं तो यहां भी हम लोग का वही आएगा, यहां भी वही आएगा, यहां भी वही आएगा, तो टोटल 0 0 जो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। नहीं तो आपसे दिमाग में आ गया, अच्छा कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ अगर कोई कंपाउंड दिया रहे, नहीं कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कोई कंपाउंड अगर दिया रहे, नहीं तो जनरली वैसा मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, लगभग सेम होती है। तो CH4 C6H6 C2H4 C2H2 ये सभी मॉलिक्यूल क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, ध्यान रखना है। अब ये केयर कीजिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि सर देखिए ना क्या कहते हैं पोलर की नॉन पोलर, ये पोलर हो जाएगा बस में है ना, नहीं क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है। तो वैसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के वैसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसके अलावा और कुछ नहीं हो, तभी वो नॉन पोलर कहलाएगा। इतना में दिक्कत नहीं, अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग नॉन पोलर नहीं कह सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन आ गया है इसलिए मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्या क्या समझ में आया, A2 टाइप मॉलिक्यूल रहेगा तो क्या होगा, नॉन पोलर। फिर क्या समझ में आया कि कार्बन और हाइड्रोजन अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वैसा मॉलिक्यूल भी क्या होगा, नॉन पोलर। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। चलो अब देखा जाए दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है, थोड़ा समझो। यहां पे एग्जांपल हम क्या लिखे हैं, CCl4, नहीं अब CCl4 को देखा जाए तो CCl4 देखो कार्बन, यहां से क्लोरीन लिख रहे हैं बाबू, Cl
यहां से लिख रहे हैं Cl, यहां से लिख रहे हैं Cl, और यहां से हम लिख रहे हैं Cl, CCl4 को लिख दिए। ध्यान रखना है। अब केयर करना है, डाइपोल मोमेंट जो है हम लोग बोलते हैं इसको म्यू इज इक्वल्स टू Q क्रॉस टी। ध्यान रखना है, डाइपोल मोमेंट के बारे में कहा था कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहां पर देखा जाए तो हम लोग कहा जाता है कि डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए शायद एरो का यूज करते हैं ना जी। अच्छा, ये जो होता है ये शायद हेड होता है, इसको क्या कहते हैं? टेल। तो आपको ध्यान रखना है कि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नहीं, और आपको केयर ये करना है कि यहां पर टेल के साइड रखना है, टेल के साइड आपको रखना है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को, और हेड के साइड रखना है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को। नहीं, यानी कि तीर को खींचना है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ। कैसे खींचना है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ खींचना है। नहीं तो मान लीजिए हम लोग देखें अगर यहां पर CCl4 हम लोग को लिया गया। नहीं तो चलो, कार्बन और क्लोरीन में जनरली देखा जाए, हाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए एक और पॉइंट था, पीछे आ जाए, एक और पॉइंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है? क्लोरीन। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन है? क्लोरीन, सॉरी नाइट्रोजन, और तब है क्लोरीन। ध्यान रखना है, ये कम से कम याद रखिएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, तब ऑक्सीजन, तब नाइट्रोजन, तब क्लोरीन, उसके बाद ही कोई आएगा। ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये कम से कम ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे। अब चलो देखो, तो हम लोग को यहां से देखा जाए तो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो हमको वेक्टर खींचना है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वेक्टर खींच रहे हैं, खींच दिए। चलो, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वेक्टर खींच रहे हैं, खींच दिए। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वेक्टर खींच रहे हैं, खींच दिए। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वेक्टर खींच रहे हैं, खींच दिए। नहीं, हम चारों वेक्टर को जब खींच दिए तो यहां पर देखो तो ये वाला वेक्टर इसको कैंसिल आउट कर रहा है, ये वाला वेक्टर इसको कैंसिल आउट कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर सबको कैंसिल कर दिए तो यहां पर म्यू का मान क्या आ गया? 0। म्यू का मान क्या आ जाएगा? 0। तो CCl4 के लिए म्यू का मान 0 आ गया। ध्यान रखना है। तो CCl4 कैसा मॉलिक्यूल होगा? पोलर कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। CCl4 कैसा मॉलिक्यूल होगा? नॉन पोलर। नहीं, लेकिन अब इसमें टेंशन है। टेंशन क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दिया है, जैसे BF3 आपको दिया हुआ है, नहीं तो अब BF3 के लिए आपको पता होना चाहिए कि BF3 का एक्चुअल शेप कैसा होता है। नहीं तो अब बता पाइएगा तभी ना वेक्टर खींच पाइएगा। जैसे BF3 का शेप क्या होता है? BF3 का एक्चुअल शेप क्या होता है? इसके पास बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, ट्रायंगुलर प्लेनर। नहीं तो आपको इसका पता होना चाहिए कि इसका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। आप इसका शेप ट्रायंगुलर प्लेनर बनाओगे तब वेक्टर खींचोगे, जैसे ऐसा होता है इसका शेप, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। नहीं, अब ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो आप वेक्टर खींचोगे लेस टू मोर, वेक्टर खींचोगे लेस टू मोर, वेक्टर खींचोगे लेस टू मोर, खिंचाएगा ऐसे? नहीं, अब बताओ ये मॉलिक्यूल पोलर कि नॉन पोलर? बोलिए, कैसे कैसे पढ़ता है सब वेक्टरों गड़बड़े पढ़ा है सब क्या जी? ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर नीचे आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर नीचे आएगा, खींच दिए। और इस वेक्टर को कैंसिल करने के लिए ऊपर एक वेक्टर है कि नहीं है? है। तो ये वेक्टर इसको कैंसिल आउट करेगा, तो इन दोनों वेक्टर के ऊपर हम ये खींच चुके हैं और इसके लिए एक अपोजिट वेक्टर यहाँ प्रेजेंट है, तो म्यू का वैल्यू क्या आएगा? 0। तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा है? नॉन पोलर है कि नहीं है? ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है। नहीं तो हमको इसका शेप पता होगा तब बता पाएंगे, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका कैसे बताएंगे वो समझने की कोशिश किया जाए, देखा जाए। जैसे कार्बन, कार्बन जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? आउटर मोस्ट में
4, ये समझ में आता है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 4। नहीं, ये 4 इलेक्ट्रॉन होता है, देखो तो चारों का यूज कर गया है कि नहीं, बॉन्ड बनाने में चारों यूज कर गया है, तो इसके कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन और चारों का यूज कर गया, तो कय गो बचा, 0। नहीं, तो यानी कि कार्बन के पास लोन पेयर जो था वो कितना हो गया, 0। लोन पेयर का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बचे हुए इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लोन पेयर। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन में से चारों का बॉन्ड बनाने में यूज कर गया कि नहीं कर गया, कर गया, तो इसके पास कय गो लोन पेयर बच गया, 0। दिक्कत है। चलो बोरोन के पास आते हैं। बोरोन ध्यान दो, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, आई तीनों का यूज कर गया है कि नहीं कर गया है, कर गया है। इसके पास लोन पेयर कय गो, 0। नहीं, तो लोन पेयर 0 तो म्यू का मान भी 0। लोन पेयर 0 तो म्यू का मान भी 0। अच्छा, THCl3, नहीं अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ ले, पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ ले इन दोनों का, तब इस पे आते हैं। क्या कहा गया, कहा गया कि एक तो अगर A2 टाइप मॉलिक्यूल दिया रहे, A2 टाइप, तो वो हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर, उसके म्यू का मान 0 होगा। एक वो समझ में आ गया कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कोई मॉलिक्यूल अगर रहेगा, नहीं तो वो भी हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर, ये भी समझ में आ गया। अगला ये समझ में आ गया कि अगर कोई मॉलिक्यूल हमको दिया हुआ है तो उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम को पकड़ लेंगे, उस मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम मतलब बीच वाला, नहीं जिसकी संख्या कम होती है उसी को बोलते हैं सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम को पकड़ लेंगे और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर चेक करेंगे। लोन पेयर का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बचे हुए इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, नहीं उनको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो कार्बन में यहाँ पे सेंट्रल एटम है, नहीं अब ये 4 बॉन्ड बना गया, 4 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, तो लोन पेयर 0। ठीक है, तो अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है तो उसमें सेंट्रल एटम को पकड़ लो। क्या पकड़ना है, सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर 0 है, सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर 0 है, साथ ही अगर सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ सभी एटम भी सेम हो, सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ सभी एटम भी क्या हो, सेम हो, तो ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर होगा। ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर। कार्बन सेंट्रल एटम है, लोन पेयर 0 है, और कार्बन से जुड़ा हुआ सभी एटम सेम है कि अलग अलग, सेम है, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है उसे, लिखा हुआ है कि नहीं। इफ सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल हैज 0 लोन पेयर, अगर किसी सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर हो, एंड द सेंट्रल एटम कंटेन्स ऑल द सेम एटम्स, देन फॉर दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल म्यू इक्वल्स टू 0। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0 होना चाहिए और सेंट्रल एटम पे जुड़े हुए सारे एटम सेम होने चाहिए, तो ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा और ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर। ठीक, यहाँ ये बोरोन सेंट्रल एटम 3 फ्लोरीन तीनों सेम है और लोन पेयर भी 0 है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। यहाँ पे आइए CHCl3 सेंट्रल एटम कार्बन, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, बनाते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बना दिए। नहीं, अब यहां से देखा जाए तो सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों का यूज कर गया कि नहीं किया है, कर गया है, तो लोन पेयर क्या है, 0। लोन पेयर 0 है, लेकिन क्या इस कार्बन पर जुड़े हुए सभी एटम सेम हैं, सभी एटम सेम नहीं है। तो अगर सभी एटम सेम नहीं है तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट 0 लिख दें, नहीं, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। सर कैसे नहीं होगा, चेक तो कर लीजिए, चेक कर लेते हैं। देखो तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉन, लेस टू मोर वेक्टर, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रॉनिक, लेस टू मोर, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस टू मोर, कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिटी सेम, नो वेक्टर, इलेक्ट्रोनिटी सेम होगा तो कोई वेक्टर नहीं खींचेंगे, इतना में दिक्कत। अच्छा अब बताओ इन दोनों वेक्टर, ये दोनों जो वेक्टर दिख रहे हैं इसमें एक वेक्टर ऐसे गया है, एक वेक्टर ऐसे गया है, तो इन दोनों का और एक वेक्टर कैसे आया है, इधर की तरफ, तो अगर इसको और इसको कैंसिल भी कर दें तो ये बचा कि नहीं बचा, बच गया। तो इसके म्यू का वैल्यू क्या है, 0 की नहीं है, 0 नहीं है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है, किसी को दिक्कत है? तो यहां से हम लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अच्छा सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0 होना चाहिए और साथ साथ सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ सारा एटम भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके म्यू का मान 0 होगा और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, नहीं, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये मॉलिक्यूल पोलर होगा।
इतना बात में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? तो थोड़ा ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका यूज तुरंत आने वाला है। चलो दूसरा पॉइंट यहाँ से क्लियर करेंगे। हम लोग को बोला जाता है कि जैसे जैसे किसी मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी बढ़ते जाती है, जैसे जैसे किसी मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी बढ़ते जाती है, मॉलिक्यूल की पोलरिटी घटते जाती है। मॉलिक्यूल की पोलरिटी क्या होती है? घटते जाती है। जैसे जैसे सिमेट्रिसिटी बढ़ेगी मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता चला जाएगा। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि अगर हम एक एटम ले लिए यहाँ से ए, आई इस पर बी 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 बी, ये चारों एटम क्या ले लिए? सेम। नहीं, एक सेंट्रल एटम पे चारों एटम सेम है जिसको बोलते हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या होगा ये? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ध्यान रखना है। तो चलो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को पकड़ो। यहाँ पर एक क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन हुआ, यहाँ पर 3 क्लोरीन हुआ और यहाँ पर कितना क्लोरीन आया? 4। तो इस जो हम लोग को फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला में तुम बताओ कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी, मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। हमेशा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को देखते हैं, ध्यान रखना है। तो मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी इंक्रीज कर रही है, सो पोलैरिटी, तो पोलैरिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। पोलैरिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी कोई पूछे नहीं कि इसमें सबसे ज्यादा पोलर कौन? CH3Cl। और सबसे कम पोलर कौन? CCl4। ये तो पोलर ही नहीं है, ये तो नॉन पोलर हो जाएगा। तो समझ में आया? दिक्कत है इसमें? थोड़ा बोलिएगा लोग, बुझा रहा है ना? चलिए, तो यहाँ से ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा नहीं कि अगर मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी बढ़ती जाएगी तो मॉलिक्यूल की पोलरिटी घटती जाएगी। तो अगर ऐसा एग्जांपल आपको दिया जाए जो जितनी कितनी बार रिपीट कर चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, सेम यही एग्जांपल दे देता है और बार बार बोलता है कि इनको इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट के आधार पर से जाइए, डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट के आधार पर से जाइए, नहीं तो इसको बस ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? H2O। नहीं, अब H2O को चेक करते हैं। H2O जो है इसमें ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। नहीं, जो कम होता है संख्या में वही जनरली सेंट्रल एटम होता है। नहीं तो जनरली, तो चलो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, ठीक। अब इस सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोलिए। हाँ बोल रहा है कौनो, इसी में है कौनो, ये कहेगो नहीं, ठेठ बैठा हुआ है, कहेगो तो 6 गो, नहीं कहेगो आया 6 गो। नहीं, ऑक्सीजन का सही है भाई, गलत थोड़ी ना बता रहा है। 1s2 2s2 2p4, यही कन्फ्यूजन होता है। 1s2 2s2 2p4, तो यही ना बाहर वाला है। नहीं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और 2 6, ये भी 2 ऑर्बिट नंबर, ये भी ऑर्बिट नंबर, यही दोनों मिला के आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नहीं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, 6 में से ये कई गो यूज कर गया बॉम्ब बनाने में? 2 गो यूज कर गया है, देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज किया इससे बॉम्ब बनाने में और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज किया बॉम्ब बनाने में। नहीं तो इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 का यूज कर गया, बच क्या हो गया? 4 गो बच गया। नहीं तो इसके पास लोन पेयर कितने हो गए? 2। एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। नहीं तो लोन पेयर कितने हो गए? 2। ध्यान रखना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाम ही है पेयर, नहीं बोल रहे हैं पेयर, तो पेयर का मतलब 2, ध्यान रखना है। अब ये बताओ कि यहाँ जो H2O है, H2O इसके पास क्या लोन पेयर 0 है? लोन पेयर 0 नहीं है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर रहे, लोन पेयर 0 नहीं हो, तो ऐसा मॉलिक्यूल के लिए म्यू का मान भी कभी भी 0 नहीं होगा, ध्यान रखना है। और ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा? पोलर होगा। तो पानी जो है ये पोलर की नॉन पोलर? पोलर। तो आपसे याद रखेंगे, क्योंकि पानी इतना ना बार यूज आता है, नहीं तो बार बार बोलेगा, बोलो पानी पोलर की नॉन पोलर? तो पोलर। नहीं बुझाता है कि नहीं होता है? बस बुझाता है कि पोलर है,
बस ध्यान रखना है। नहीं तो पानी आपका क्या होगा, पोलर। क्यों पोलर हो गया, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बच गया। नहीं, अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर रहे तो जनरली वैसा मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर। ध्यान रहेगा। नहीं तो इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर जीरो नहीं है तो इसका म्यू भी जीरो नहीं होगा, म्यू जीरो नहीं होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। इतना बात आपको ध्यान रखना होगा। इसी का एग्जाम्पल हम लोग को दिया गया, जैसे NH3, बताइए पोलर कि नॉन पोलर, बताइए लोग, पोलर। सही है, पोलर होगा, क्योंकि NH3 लिखा है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है भाई, और 3 गो हाइड्रोजन है। तो इसके लिए आपका क्लियर होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, तो आउटर मोस्ट में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 5 में से यूज कितना किया है, 3 गो, बचा कय गो, 2 गो, तो लोन पेयर है नहीं, इसका मतलब हुआ पोलर। ये बताइए, बोलिए, नॉन पोलर। ये नॉन पोलर होगा, क्यों, अल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 3। नहीं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो अगर AlCl3 आप लिख रहे हो तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन का यूज कर गया तो इसके पास लोन पेयर कितना, 0। तो लोन पेयर 0 और साथ साथ सेंट्रल एटम से जुड़े हुए सभी एटम भी सेम है। नहीं तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। अभी पढ़ाया गया ना। ये बताइए पोलर कि नॉन पोलर, पोलर। CH2Cl2 है, ध्यान दीजिए, CH2Cl2 है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो चारों का यूज कर गया तो लोन पेयर 0 है। लेकिन क्या सेंट्रल एटम पर सभी एटम सेम हैं कि अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो इसका म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। अभी इस बात पर ध्यान दिलाए थे। चलिए बोलिए, मतलब ये खेल हम नहीं खेल रहे हैं कि लहाना है सर लह गया तो हैं, पोलर कि नॉन पोलर, हद गधा सब। CO2, ऑक्सीजन कय गो बॉन्ड बनाता है, 2 गो। नहीं, कार्बन 4 गो, तो देख लो कार्बन का 2 और 2 4, 4 गो बॉन्ड बना लिया है। ध्यान रखना है। नहीं तो सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, चारों का यूज कर गया, लोन पेयर 0, तो इसके पास लोन पेयर 0 है। अगर लोन पेयर 0 है कार्बन के पास, नहीं, और साथ साथ कार्बन से जुड़ा हुआ दोनों एटम सेम है कि अलग अलग, सेम है, तो इसके म्यू का मान भी 0 आएगा, और ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा, दिक्कत है। चलिए PCl3, बोलिए पोलर कि नॉन पोलर है, कैसे पोलर बताइए। हाँ, इसके पास लोन पेयर है, सही है। PCl3, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से यूज कितने किया, 3 का। नहीं तो 3 का यूज किया तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि लोन पेयर कितना बच गया, 1। तो लोन पेयर इसके पास 0 नहीं है, लोन पेयर 1 है, तो इसका म्यू नॉट इक्वल्स 0 होगा, और मॉलिक्यूल क्या होगा, बोलिए, दिक्कत है। चलिए अब सॉल्यूशन चैप्टर पे आ जाए। नहीं, ये था बेसिक, डाइपोल मोमेंट जो पढ़े हम लोग, ये था हम लोग का बेसिक। अब चैप्टर पर फिर से रिटर्न आ गए। नहीं, अब सॉल्यूशन चैप्टर का ये टॉपिक है। देखो तो हमको यहां से पढ़ाया गया है सॉलिड इन लिक्विड, यानी कहने का मतलब है कि मान लो तुमको कोई सॉल्वेंट दिया गया, उस सॉल्वेंट है लिक्विड फॉर्म में। सॉल्वेंट किस फॉर्म में है, लिक्विड, जनरली वाटर। नहीं, अब मान लो तुमको कोई सॉल्वेंट दे दिया गया लिक्विड, नहीं, और उसमें तुमको सॉलिड सॉल्यूट घुलाना है। जैसे हम तुमको पानी दे दिए और पानी में तुमको कहे कि बाबू पानी में तुमको नहीं CO2 को घुलाना है, ठीक है, तो बताओ पानी में CO2 घुलेगा कि नहीं घुलेगा। तो हमको इसके लिए कॉन्सेप्ट लगाना होगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या लगाना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब हुआ पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही घुलेंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ही घुलेंगे। ध्यान रखना है। तो अगर हम आपको बोले थे अभी पानी,
H2O, तो H2O पोलर है कि नॉन पोलर? H2O पोलर है नहीं, और CO2 जो कि अभी आप पढ़े थे, CO2 क्या है? नॉन पोलर। तो आपसे हम बोले कि बताओ पानी में CO2 घुलेगा कि नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो कौन सा मॉलिक्यूल किस में घुलेगा और नहीं घुलेगा ये हम लोग कब बता पाएंगे? जब हम लोग को पता रहेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। जैसे हम आपको बोले कि बाबू पानी दिया हुआ है H2O, नहीं हम आपको पानी दे दिए H2O, और H2O में तुमको दे दें कि बाबू H2O में तुमको C6H6 बेंजीन को घुलाना है, नहीं ये H2O है, H2O में C6H6 को डालना है, तो बताओ H2O में C6H6 घुलेगा कि नहीं घुलेगा? नहीं घुलेगा। H2O पोलर है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड तो हमेशा नॉन पोलर होते हैं, नहीं तो ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो क्या इसमें घुलेगा? नहीं, नहीं घुलेगा। एक और बात दिमाग में हमेशा रखना है कि जो मॉलिक्यूल में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जिस मॉलिक्यूल में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वैसे मॉलिक्यूल वायली होते हैं, तेलीय होते हैं। कैसे होते हैं? तेलीय। जैसे पेट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है? हेप्टेन C7H16, हेप्टेन होता है ना C7H16, तो ध्यान रखना अब हेप्टेन C7H16 पेट्रोल, नहीं तो कार्बन 7 गो हाइड्रोजन 16 गो, तो पोलर कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। पेट्रोल क्या है? नॉन पोलर। और पानी आपका क्या है? पोलर। तो हम अगर पानी दे दें पेट्रोल दे दें, बोले कि दोनों को मिला दो तो मिल जाएगा? नहीं मिक्स करेगा भाई, दोनों का नेचर अलग अलग है, ध्यान रखना है। ठीक, तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि अगर किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलाना है तो हमको पता होना चाहिए कि आपका सॉल्वेंट पोलर है या नॉन पोलर है, आपका सॉल्यूट जो है पोलर है या नॉन पोलर है। ये पता रहेगा तभी हम लोग घुला पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि पोलर में पोलर ही घुलेगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर ही घुलेगा। समझ में आ रहा है? नहीं जैसे हमको पेट्रोल है, अब पेट्रोल में किरासन तेल मिलाना है तो नहीं मिलेगा? मिलेगा। पेट्रोल का फॉर्मूला C7H16, आप किरासन तेल का फॉर्मूला C10 और H22, तो C10H22 तो वो तो नॉन पोलर है, नहीं अब पेट्रोल भी तो नॉन पोलर है, मिला दीजिए धड़ल्ले से, नहीं इसमें दिक्कत। समझ में आ रहा है ये बात? तो यहां से पोलर नॉन पोलर हमको जानना जरूरी होता है, तभी हम लोग पहचान सकते हैं। चलो दूसरी बात, जब भी कोई आयनिक कंपाउंड दे तो आयनिक कंपाउंड हमेशा पोलर होते हैं। आयनिक कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं? पोलर। जैसे हम बोल दें NaCl, नहीं तो याद करो हम पोलर का एक और मतलब बोले थे, चार्ज्ड, नहीं बोलते? तो आयनिक कंपाउंड तो हमेशा चार्ज रहते हैं। आयनिक कंपाउंड को NaCl को पानी में डालो टूट जाएगा, Na+Cl-, नहीं वो हमेशा चार्ज रहते हैं, तो जो हमेशा चार्ज रहते हैं वो ऑलवेज पोलर है, ध्यान रखना है। नहीं तो आयनिक कंपाउंड जैसे हम बोल दे कि NaCl, नमक को पानी में डालो, बताओ घुलेगा कि नहीं घुलेगा? ये तो हम लोग ऐसा ही जानते हैं कि घुल जाएगा, बस में आ रहा है। तो क्यों घुल जाएगा? बिकॉज NaCl इज आयनिक कंपाउंड, नहीं इट कन्वर्ट इनटू आयंस, इट इज चार्ज्ड आयंस, नहीं तो जो चार्ज्ड हैं निश्चित रूप से वो पोलर हैं, और पानी भी पोलर है तो घुलेगा ही। दिक्कत है इसमें? नहीं तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलिए तो वही पॉइंट हम लोग को लिखा गया, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। NaCl, KCl, NaNO3 आर पोलर सॉल्यूट सो सॉल्युबल इन वाटर। ये सब क्या है? पोलर हैं। देख रहे हो NaCl, Na+Cl-, KCl, K+Cl-, ये सब आयनिक कंपाउंड है, नहीं है क्या? आयनिक कंपाउंड कैसे पहचानते हैं? जहां भी मेटल दिखाई दे दे, सोडियम साहब कहीं दिखाई दे दे खाली, बाकी कुछ बुझाए चाहे नहीं बुझाए, सोडियम कहीं दिखाई दे दिया, आयनिक है भाई। नहीं अब सोडियम के साथ क्लोरीन रहे, चाहे सोडियम के साथ फ्लोरीन रहे, चाहे सोडियम के साथ ब्रोमीन रहे, चाहे सोडियम के साथ NaNO3 रहे, चाहे सोडियम के साथ कार्बोनेट रहे, सब क्या है? आयनिक। बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं तो यहां से हम लोग का NaCl, KCl ये सब आयनिक कंपाउंड है, ये सब पोलर होंगे, सो सॉल्युबल इन वाटर। दिक्कत है? तो ये सब आपको पहचान में आना चाहिए। चलिए यहां से क्या लिखा हुआ है? I2H8CH4 ETC आर नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है कि नहीं है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? I2 क्या है? नॉन पोलर। ये नॉन पोलर। S8 सारे आइटम सेम है भाई, नहीं तो ये भी क्या है? नॉन पोलर। ये कार्बन हाइड्रोजन से बना है, तो भी क्या है? नॉन पोलर। ध्यान रखना ETC आर नॉन पोलर सॉल्यूट, सो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है? CCl4, CH2, C6H6, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। इन सभी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सब सॉल्युबल होगा। मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा हो तो पूछते चलिएगा, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखा जाए। अब NCERT का कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग को देखना है,
नहीं, एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको देखना है। एनसीईआरटी बुक लाए हैं कोई? देखिए इसमें करना है तो हैं, लाए हैं? देखिए तो, बताइए। ताली नहीं मारिए। हाँ देखिए, एक बच्चा तो है लाया है, दीजिए सर, कोई भी दीजिए एक बुक हमको। अब एनसीईआरटी में भी 2 गो वॉल्यूम है। नहीं तो ये हम लोग वॉल्यूम 2 लेके चला आया है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्यूम 1। देखिए तो, जैसे एनसीईआरटी के बारे में जानकारी रखिएगा आप लोग। एनसीईआरटी में 2 गो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो हम लोग पहले वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हैं, बस में रहे ना। तो आप लोग लेके आइएगा तो वॉल्यूम 1 लेके आइएगा। चलिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सुनिए ना, थोड़ा ध्यान दीजिए सर। बाहरी निकलता फिर तो दांत खिखेबे कीजिएगा आप लोग। यही पर काहे शुरू कर देते हैं तुरंत। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जितना चीज करना है क्लास से बाहर निकलो, पहले यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, नहीं जो कि हम पढ़ देते हैं, क्या लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन नॉर्मल ऑक्टेन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, खाली हम समझा देते हैं, आपको करके लाना है। यहाँ पर नॉर्मल ऑक्टेन दिया हुआ है, ऑक्टेन, जिसका फॉर्मूला होगा C8H18। ठीक है, और बोल रहा है कि ये सॉल्वेंट है। ये क्या है आपका, ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, अब इस सॉल्वेंट में आपको सॉल्यूट कुछ दे दिए गए हैं। जैसे सॉल्यूट के रूप में आपको दे दिया गया है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन जिसका फॉर्मूला होता है C6H12, और दिया हुआ है KCl, और दिया हुआ है CH3OH, और दिया हुआ है CH3CN। यही दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपको बोल रहा है क्या कि ये सॉल्वेंट है और ये सब क्या है, सॉल्यूट है। तो आपको बताना है कि इस ऑक्टेन में सबसे ज्यादा पहले कौन घुल जाएगा, सबसे पहले इसमें कौन घुल जाएगा, नहीं उसके बाद कौन घुलेगा, और उसके बाद कौन घुलेगा। नहीं तो एक तो समझ में आ रहा है कि सॉल्वेंट जो है वो पोलर कि नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर ही घुलता है। नहीं तो इसमें नॉन पोलर कौन है भाई, ये तो पक्के घुल जाएगा, बहुत जल्दी घुल जाएगा। नहीं बाकी में डिसाइड कर लाएंगे, तो दिमाग लगाइएगा, जहां दिक्कत होगा वहां पूछेंगे हम लोग। साथ साथ अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 25, 24 और 25 दो बना के लाना है। 25 में अगर देखा जाए तो हम लोग को बोल रहा है कि सॉल्वेंट दिया हुआ है वाटर। सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, वाटर। आपको सॉल्वेंट दे दिया है वाटर, और वाटर में आपको सॉल्यूट दिया हुआ है, 5-6 को सॉल्यूट दिया हुआ है। नहीं जिसमें आपको लिखा है फिनॉल, ध्यान दीजिए फिनॉल। तो फिनॉल का फॉर्मूला हम यहां लिख रहे हैं C6H5OH, सॉल्यूट का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। दूसरा लिखा हुआ है टोलिन, जिसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आप बना के लाइएगा, इसे फॉर्मूला नहीं दिया हो। फॉर्मिक एसिड, चौथा इथाइलिन ग्लाइकोल, क्लोरोफॉर्म, पेंटेनॉल, चल ध्यान दीजिए। ये 5 आपको सॉल्यूट दिए गए हैं। अब इसमें आपको बताना है, अच्छा गो नहीं तो आपको इसमें बताना है कि जो वाटर आपका सॉल्वेंट है, इसमें सबसे पहले कौन घुलेगा, उसके बाद कौन घुलेगा, उसके बाद कौन घुलेगा, आपको अरेंज करना है। वो क्या आएगा, नहीं तो ये दोनों क्वेश्चन आप बना के लाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर 63। जिनके पास बुक नहीं है वो नेट पर देख लेंगे। आप जैसे ही क्रोम पे मारिएगा एनसीईआरटी बुक, फट दे पूरा चला आता है। चलिए लीजिए।